ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रीशन के ऊपर होगा। और अब तक की क्लासेस के अंदर हमने जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवा दिया था, हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया था, हमने उसका मेटाबॉलिज्म करवा के उस ड्रग को जो है वो वाटर सॉल्युबल बना दिया था। ओके, तो सबसे पहले एब्जॉर्ब हुई थी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई थी। और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद में वो जो है अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग टिश्यूज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो है वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट होने के बाद में मेटाबॉलिज्म होता है उसका, और मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है उसका क्या होता है, उसे हम वाटर सॉल्युबल बना देते हैं। देन आफ्टर अब उस जो ड्रग्स है उसका जो है हम एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी स्टार्टिंग विद एक्सक्रीशन। एज वी ऑलरेडी नो कि मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है या मेजर एक्सक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी से किडनी के थ्रू होता है। तो किडनी जो है वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ओके, उसके अलावा भी जो बॉडी के अंदर वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है, लाइक स्लाइवा के अंदर स्वेट के थ्रू जो है वो मेनली लिथियम आयन जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, लेकिन मेजर जो है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन या मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ऑर्गन इस किडनी, और किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ओके, तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, एक टिपिकल नेफ्रॉन जो है वो, हम उसी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो है बोमन कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुलस जिसके अंदर, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, उसके अलावा लूप ऑफ हेनले होगा। ओके, और उसके बाद में फिर असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप होगा। देन आफ्टर जो है कलेक्टिंग डक्ट वगैरह जो है वो सब होगा। ठीक, अब होता क्या है, जनरली होता ये है कि जो ब्लड है, एज वी ऑलरेडी नो कि एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल मतलब ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर और फिर वहां से जाता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो क्या होता है कि ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर ब्लड के अंदर जो है वो ड्रग है। ओके, और उस ड्रग का जो है मेनली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, तो जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो क्या करेगी, वो आपका जो है वो फिल्टर हो जाएगी, यानी कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगी, वो ब्लड से जो है वो जिसे कहते हैं नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स कि उसका फिल्ट्रेशन हो गया है। तो ये तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात होगी। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसके साथ में क्या होगा, तो जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसके साथ में होगा ये कि जो ग्लोमेरुलस है इसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन की खास बात ये है कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पोर्स हैं। किसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स हैं? पोर्स मीन्स ये कि फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन्स होती है। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो लिपिड सॉल्युबल है उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, वो तो डायरेक्ट जो है वो ट्रैवल कर जाएगी, वो तो ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका फिल्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, फेनेस्ट्रेटेड या परफोरेटेड मेम्ब्रेन है, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल ड्रग थी वो भी जो है इसके अंदर पास आउट हो जाएगी इन फेनेस्ट्रेटेड पोर्स के थ्रू, इन परफोरेटेड पोर्स के थ्रू जो होगी वो वाटर सॉल्युबल ड्रग भी जो है वो आ जाएगी किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ओके, अच्छा, हमने पढ़ा था और हम जानते भी हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो नॉर्मली जो उसकी वैल्यू होती है GFR की, वो कितनी होती है? जो नॉर्मल GFR वैल्यू होती है, अगर हम मिनट के हिसाब से बात करें तो 125 ml पर मिनट, यानी कि 125 ml पर मिनट जो है वो फिल्टर करता है। अगर हम बात करें आर की तो 7.5 लीटर पर आर जो है वो फिल्टर करता है। अगर हम बात करें पर डे की तो अप्रॉक्स 180 to 200 लीटर जो है पर डे के हिसाब से जो है हमारी जो किडनी है वो फिल्टर करती है ब्लड को। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अभी तक क्या हमने पढ़ा, लिपिड सॉल्युबिलिटी की जो ड्रग थी वो जो है लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो क्रॉस कर जाएगी, जो वाटर सॉल्युबल होगी वो भी क्रॉस कर जाएगी। ओके, लेकिन लेट सपोज अगर कोई ड्रग ऐसी है या ड्रग मॉलिक्यूल जिसका साइज बड़ा है या जो बड़े साइज की है, क्या वो क्रॉस कर पाएगी?
वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। जनरली यहाँ पर ड्रग के बड़े मॉलिक्यूल से मीन क्या है, यहाँ पर ड्रग के बड़े मॉलिक्यूल से मीन ये है कि जो ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाएगी। दैट मीन्स हमने पहले भी पढ़ा था कि वो ड्रग का मॉलिक्यूल अपने आप को बड़ा समझने लगेगा। दैट मीन्स ये कि वो मॉलिक्यूल का जो है वो पास आउट नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो GFR जो डिपेंड कर रहा है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोई मेडिसिन, कोई ड्रग ऐसी आती है कि वो प्रोटीन के ऊपर बाइंडेड है, वो प्रोटीन बाइंडेड आ रही है, तो उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये कि GFR जो है, GFR इज depend on plasma protein binding. Higher the drug, if drug have a higher plasma protein binding, then it will have low glomerular filtration, और we can say कि उसका filtration उसका नहीं हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो एंटर करा, यहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन शुरू हुआ। देन आफ्टर जो है, जो ये वाला पोर्शन है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस पोर्शन में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पर डे या जो पर डे की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 लीटर पर डे जो है वो फिल्टर हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें यूरिन की, तो जो उसमें यूरिन बन रही है वो 2 to 3 लीटर ही उसमें बन पा रही है, जो एक्सक्रीट हो पा रही है। दैट मीन्स ये कि हम कह सकते हैं कि 80 to 90%, सॉरी 90 to 95% या 90 to 98 या 99% जो फ्लूइड है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मेनली ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से 90% 99% तक के जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, तो जो फ्लूइड जो फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में उसका एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसकी रीअब्सॉर्ब करवा ली जाती है बॉडी के अंदर, उस फ्लूइड को वापस से जो है वो भेज दिया जाता है। ओके, और जो रिमेनिंग होता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो है, जो ये ट्यूबुलर जो पोर्शन है लूप ऑफ हेनले के अंदर, इसमें इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती। स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होती मीन्स ये कि जैसे कि हमने पहले यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर तो फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन थी, लेकिन ट्यूबुलर रीजन के अंदर कोई भी फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी वो तो ईजिली क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब वो क्रॉस नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि फिर वो जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसका रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी वो इजीली उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो यहाँ से वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। ओके, अब जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाला जो फंडा है उसका जो हम देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। जब बात आती है ड्रग टॉक्सिसिटी की, ओके, जब किसी पेशेंट के अंदर ड्रग टॉक्सिसिटी हो चुकी है और ड्रग टॉक्सिसिटी को हम अगर क्योर करने की बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम जो है उसको हम इनहिबिट कर दें किसी तरह से, इस प्रोसेस को, इस रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम किसी तरह से इनहिबिट कर दें तो हम टॉक्सिसिटी को जो है हम काबू कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग तो उससे क्या होगा कि ड्रग बार बार जो है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, और जब वो ब्लड के अंदर आ जाएगी तो आने के बाद में अपना इफेक्ट, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर जो है वो एस्पायरिन की जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है। एस्पायरिन एक जनरली एसिडिक ड्रग है, और एस्पायरिन टॉक्सिसिटी के अंदर क्या हुआ कि उस पेशेंट को जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है एस्पायरिन की। तो हम करते क्या है, ये एक एसिडिक ड्रग है। अगर हमने अपनी पहली या दूसरी जो लेक्चर थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर जो एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक ड्रग अगर उसको मीडियम मिल जाए बेसिक, तो वो क्या करती है, आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। और आयोनाइज होने का मीन ये है कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है। ओके, तो एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम के अंदर जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, वो आयंस की फॉर्म में आ जाएगी। दैट मीन्स ये कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। तो हमें एस्पायरिन टॉक्सिसिटी के अंदर कुछ नहीं करना है, हमारे को यूरिन का जो जिसे कहते हैं नेचर है उसको हमें बेसिक कर देना है, अल्कलाइन कर देना है। तो अगर हम किसी पेशेंट को जिसको एस्पायरिन टॉक्सिसिटी थी, अगर हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो यूरिन है उसका नेचर एल्कलाइन हो जाएगा, यूरिन विल एल्कलाइन। और एल्कलाइन जब वो हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि
जो एस्पायरिन थी वो थी एसिडिक ड्रग, और जो यूरिन का नेचर है वो हो गया बेसिक, तो ये आयंस की फॉर्म में आ जाएगी। और फिर फर्दर इस एस्पायरिन का जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल हो चुकी है तो इसको हम इजीली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। सेम यही फंडा हम लगा सकते हैं अगर किसी पेशेंट को जो है वो कोई ऐसी ड्रग की पॉइजनिंग हुई है जो कि बेसिक ड्रग है और उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हुई है, यानी कि फॉर एग्जांपल लाइक अगर किसी को जो है एम्फेटामिन एक बेसिक ड्रग है, इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, अब हमारे को रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एम्फेटामिन जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर, वो अवेलेबल रहेगी तो ज्यादा देर तक के जो है वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो हमें इस जो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है इसको हमें रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एसिडिक नेचर की हम ड्रग दे देंगे, या फिर हम उस यूरिन का जो एनवायरमेंट है उसको जो है हम एसिडिक बना देंगे। जनरली हम ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड को जो है पेशेंट को दे दिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड जनरली क्या है, एसिडिक नेचर का है, और वो फिर जब बेसिक नेचर से जो है वो रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद में क्या करेगा, रिएक्शन करने के बाद में वो उस नेचर को उस ड्रग को जो है वो वाटर सॉल्युबल कर देगा। और वाटर सॉल्युबल करने का मीन ये है कि वो जो है आयन की फॉर्म में आ जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और फिर वो जो है बॉडी से क्या हो जाएगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ही रीअब्सॉर्ब करवाया जा सकता है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं करवाया जा सकता। ओके, तो ये वाली बात हमारे को दो चीजें समझ में आई। एक तो टॉक्सिसिटी हमने पढ़ा किसके एक्सपेक्ट में, हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के एक्सपेक्ट में हमने जो है वो दो एग्जांपल से समझा कि किस तरीके से हम जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को पढ़कर टॉक्सिसिटी को हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब फर्दर फिर एक चीज और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन है, जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर क्या होते हैं, जनरली दो पंप यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके मेम्ब्रेन के पास में दो पंप होते हैं। ओके, और ये जो पंप होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये जो पंप है यहाँ से कुछ डायरेक्ट सिक्रीशन जो है वो आ जाता है, ब्लड से कुछ दवाइयाँ जो हैं वो सिक्रीट हो जाती हैं पीसीटी रीजन के अंदर, और इस यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, जो सिक्रीशन ये हो रहा है, इसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमने टीएस से जो है इसको डिनोट किया है। तो ये जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन है, इसमें क्या होता है कि जो पंप के थ्रू जो है दवाई यूरिन के अंदर जो है डायरेक्टली जो है वो आ जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। ओके, हम बात कर रहे थे इन पंप्स के बारे में। तो जो ये पंप्स होते हैं, एक बार हम फिर डायग्राम बना देते हैं। जनरली इनकी जो संख्या होती है वो दो होती है, ट्विन नंबर्स। और यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट कोई भी जो ड्रग है वो ब्लड से जो है इसमें एंटर कर जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मेनली इन पंप्स की जो, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ट्विन नंबर होते हैं, एक जो होता है वो एसिडिक ड्रग के लिए होता है, और एक जो होता है वो बेसिक ड्रग के लिए होता है। ओके, लेकिन जो ये पंप होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मीन ये है कि एक टाइम में जो है ये एक ही तरह की ड्रग को अलाउ करेंगे। ओके, और जिस ड्रग की एफिकेसी या जिस ड्रग की जो है वो इन पंप को लेकर, जो अगर कोई ड्रग ज्यादा सेंसिटिव है तो ये पहले उसको अलाउ करेंगे अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। ओके, तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेनिसिलिन ड्रग है उसकी जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर पेनिसिलिन ड्रग किसी पेशेंट को दी जाती है तो वो इतनी जल्दी ट्यूब्यूल से सिक्रीट हो जाती है और सिक्रीट होकर बॉडी से बाहर चली जाती है कि उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। ओके, तो अगर हम पेनिसिलिन के इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ओके, तो हम इसके साथ में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पंप है, और ये जो पंप है इसमें जो है हमने पेनिसिलिन हम इसमें जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को। ओके, तो ये जो मेडिसिन है वो बॉडी के अंदर से इजीली जल्दी से निकल जाती है, इसलिए हमें डोज को बार बार देना पड़ता है, हमें बार बार पेनिसिलिन की डोज को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हम इस पेनिसिलिन के साथ में प्रोबेनेसिड लगा दें, प्रोबेनेसिड लगाने से होगा क्या कि प्रोबेनेसिड की एफिकेसी पेनिसिलिन के मुकाबले ज्यादा होगी, यानी कि प्रोबेनेसिड
जो पंप है वो प्रोबेनेसिड को पहले अलाउ करेगा कि तुम बॉडी से जो है वो तुम अपना सिक्रीशन मुझे दो, और पेनिसिलिन को वो अलाउ नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये प्रोबेनेसिड है, इसने क्या करा, इसने पेनिसिलिन का समवॉट रास्ता रोक लिया है, और जो ये पीछे है इसके ये पेनिसिलिन है। ओके, तो ये सैचुरेटेड पंप होने की वजह से क्या होता है कि पेनिसिलिन को जो है वो अलाउ नहीं करता है, इसको जो है क्लियरेंस नहीं देता है कि तुम अभी जो है अपना फ्लो को तुम अभी एंट्री नहीं दे सकते हो। तो प्रोपेनिसिड लगाने से हमें क्या होगा, हम पेनिसिलिन के इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, हम उसके एक्शन को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या करा था कि पेनिसिलिन दी थी, पेनिसिलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, उसने जल्दी से अपना जो है इफेक्ट कम कर दिया, क्योंकि उसने ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू जो है वो डायरेक्ट ब्लड से यूरिन के अंदर आई और एक्सक्रीट आउट हो गई। पर हमने अब क्या करा, प्रोबेनेसिड को हमने पेशेंट को दिया, प्रोबेनेसिड विद पेनिसिलिन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि क्योंकि प्रोबेनेसिड एज वी ऑलरेडी डिस्कस के प्रोबेनेसिड की एफिकेसी ज्यादा होती है इस पंप के साथ में, तो उसने क्या करा, पहले अपने सिक्रीशन को जो है उसने सिक्रीट किया और पेनिसिलिन को रोके रखा। तो इस कंडीशन की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से क्या हुआ कि उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो क्या हुआ कि लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। ओके, सो अभी तक के जो हमने पढ़ा, अभी तक के हमने जितना भी पढ़ा उससे हमने कुछ समरी सी बनाई। उस समरी में हमने ये देखा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, तो डिपेंड ओनली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ओके, सिर्फ इस पर ही वो डिपेंड करेगा। सेकंड हमने पढ़ी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है सिर्फ वो ही जो है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड हो रहा था। और जो तीसरी चीज हमने पढ़ी वो पढ़ी ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ये सिक्रीशन जो हो रहा था वो बाय हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा था यहाँ पर। ओके, अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम फिर से डायग्राम बनाएंगे और एक एग्जाम्पल से जो है हम लोग चीज को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है किसी मेडिसिन के 100 मॉलिक्यूल्स दिए, और उस 100 मॉलिक्यूल मतलब 100 मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेशन में आए। फिल्ट्रेशन में आने के बाद में अगर वो जो है उसका क्लियरेंस जो है या जो फाइनल जो निकल रहे हैं वो 150 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन से हम क्या समझते हैं, 100 दिए हमने और लास्ट में हमें जो है 150 मॉलिक्यूल्स जो है वो मिले, तो इस कंडीशन से हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन हमें जो है कहीं ना कहीं मिल रहा है, 50 मॉलिक्यूल्स का ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि हमने 100 दिए और क्लियरेंस में जो है हमारे को जो मिल रहे हैं वो 150 मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो मौजूद है यहाँ पर। और चलो पहले इसी को कर देते हैं। तो अगर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ज्यादा अगर क्लियरेंस, इफ क्लियरेंस इज मोर देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका मीन क्या हुआ है कि यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, तो अगर क्लियरेंस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ज्यादा है, यानी कि क्लियरेंस जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो था उससे ज्यादा है, तो वहां पर क्योंकि एक ही कंडीशन बनेगी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पर मौजूद होगा, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ पर हो रहा था ये इसके अंदर मौजूद होगा, ये एडअप हो जाएगा। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन मस्ट बी प्रेजेंट। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो है 100 मॉलिक्यूल हमने फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन के अंदर हमने देखा कि हमने जो है अभी इस वाली कंडीशन में तो ये था कि क्लियरेंस ज्यादा थी, अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी कि हमने जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जितने मॉलिक्यूल दिए उससे कम जो है वो क्लियरेंस में आए। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 मॉलिक्यूल दिए और हमारे को यहाँ पर 100 में से जो क्लियरेंस मिली वो 50 मॉलिक्यूल्स की मिली,
तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हुआ है। ओके, तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा है क्लियरेंस से, दैट मीन्स कि इफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज मोर देन क्लियरेंस, देन देयर इज ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मस्ट बी प्रेजेंट। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, तो हमने दोनों कंडीशन जो है वो डिपेंड कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पहली वाली कंडीशन में, ये पहली कंडीशन है या दूसरी कंडीशन है, अगर हम पहली वाली कंडीशन में डिपेंड करें, हमने बोला था कि जितने हमने मॉलिक्यूल्स दिए क्लियरेंस हमें उससे ज्यादा मिली, तो ये भी तो हो सकता है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स का फिल्टर हुआ और फिल्टर होने के बाद में ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो 30 मॉलिक्यूल्स का हुआ हो और फर्दर फिर यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन था वो निकल गया हो। कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन पहली कंडीशन में प्रेजेंट है, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रीएब्जॉर्प्शन हुआ हो। अगर 20 मॉलिक्यूल ज्यादा ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू इसमें आए हों और उन 20 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हुआ हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्या कहते हैं ट्यूबुलर जो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन है वो भी हुआ हो। सेम ऐसे यहाँ पर अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्लियरेंस से ज्यादा है तो यहाँ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन तो प्रेजेंट होना जरूरी ही है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हुआ हो। ओके गाइज, सो यहाँ तक के जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया है, और मेटाबॉलिज्म के बाद में ये एक्सक्रीशन वाला पोर्शन था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कैलकुलेशंस, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी तरह की होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अलावा जो है हम रेट ऑफ एलिमिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम रीनल क्लियरेंस में पढ़ेंगे, हाफ लाइफ को पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्या रिएक्शंस होती हैं, टी हाफ से क्या मीन होता है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो वो हम वीडियो जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।